Good evening, everyone. टेस्ट है पहले तुम लोगों का, उसके बाद आगे क्लास है। ओके क्लास, लेट्स प्रोसीड विद द टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद आगे का पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं तो कौन सा ओपिनियन जाएगा? मॉडिफाई या फिर क्वालिफाई? अगर ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव लेवल पर है करेक्ट इनकरेक्ट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ an auditor is to provide advice to its client. करेक्ट और इनकरेक्ट? कितने बच्चे इनकरेक्ट कह रहे हैं? किस किस को इनकरेक्ट लग रहा है? हाँ भाई, मैरून टी शर्ट में, स्पेक्स में, सेकंड बेंच बीच में जो बैठा है, रीजन बताना। इनकरेक्ट क्यों कह रहे हो, रीजन बता। हाँ बता। तुम बताओ। कल की बात क्लास सिंपल कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। बैठो। एडवाइस अगर क्लाइंट मांगेगा तो देगा, वरना बेमतलब में एडवाइस नहीं देगा किसी को। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास जिसने इनकरेक्ट बोला था, यही रीजन था सबका? चलो आगे बताओ। चार्ट ही पढ़ा था तुम लोगों ने, ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं कल, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म क्या थी? गवर्नेंस है, गवर्नमेंट नहीं है। एफआरएफ की फुल फॉर्म क्या थी? चलो, किसी कोई डाउट है कल की क्लास में? घर पे पढ़ाई करी, कोई डाउट आया हो?
परवेसिव वर्ड का मतलब क्या था? परवेसिव का मतलब होता है एट ऑल लेवल, मतलब पीएनएल में भी बहुत सारी जगह गलतियां थी, बैलेंस शीट में भी बहुत सारी जगह गलतियां। जब बहुत सारी जगह पर आपको मिस स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, तब आपका क्वालिफाई ओपिनियन नहीं हो सकता। उसके लिए वर्ड अलग है, वो वर्ड है एडवर्स। इस चीज़ को जज करने के लिए कि आपको क्वालिफाई देना है या एडवर्स, परवेसिव पर फोकस किया जाएगा। तुम कहाँ थे जब भी क्लास में एंटर हुए हो? तुम्हें भी पता है तुम कौन एंटर हुए हो क्लास में, तो खड़े हो सकते हो। कहाँ थे? तुम्हें पता था क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है? बहरे हो? ये तो सुनाई दे गया तुम्हें। बताया था ना क्लास में लेट मत होना, मैं टेस्ट लूंगी। तो नीचे क्या कर रहे थे? मैंने कल स्ट्रिक्टली कहा था, जो तुम लोग नए नए पंख निकालने की कोशिश करते हो ना क्लास में, कि होकर देखते हैं क्या हो जाएगा। इस क्लास में करने की कोशिश मत कर लेना। आज तो बैठ जाओ क्लास में, और आज के बाद किसी चीज को देख लेना, वरना क्लास के अंदर मत आना। अगर टेस्ट खत्म होने के बाद आना हो तो बाहर से लाइव क्लास देखते रहना। तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रोग्रेसिव वाला पॉइंट क्लियर है? अब देखो, कल की क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे, उनके अंदर और थोड़ी बहुत बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल एक बात कही थी कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के इन्वेस्टर्स के पास में, डेटर्स के पास में, क्रेडिटर्स के पास में, एम्प्लॉयज़ के पास में, सबके पास जाती हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करवानी ज़रूरी है ना? क्यों? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ क्या है? ये सबको अवेलेबल करवानी ज़रूरी क्यों है? सबको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और ओके, वही इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। और कौन कौन से लोगों के काम की थी? गवर्नमेंट के काम की थी। क्यों? गवर्नमेंट के काम की थी क्योंकि तुम लोग जो टैक्स लायबिलिटी पे करते हो, वो टैक्स लायबिलिटी तुम लोग किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हो? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या है? तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर चुके हो, तुमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। अब ऑडिट रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तुम्हारे साइन है। ये साइन करे हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? बैंक लोन, वेरी गुड। एक तो टैक्स लायबिलिटी पे करने का काम आएगा। ये तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट इज आर इनकम, और ये प्रॉफिट सेंट परसेंट ठीक लिखा है। ये बात हम कब मानते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रखी है? ऑडिट हो रखी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हो रखी है तो मैं क्या मानती हूँ कि प्रॉफिट बिल्कुल सही है। अगर प्रॉफिट बिल्कुल सही है तो गवर्नमेंट क्या मानेगा? जो टैक्स की अमाउंट है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रही। तो एक पॉइंट तो पहला यूज किया हुआ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के काम आता है। कितना टैक्स पे करना है, इस चीज़ के काम आ सकता है। अभी बीच में किसी ने बोला लोन अमाउंट के लिए, मतलब मैं कह सकती हूँ नेगोशिएट करने के लिए लोन्स, इसके लिए भी हमारा क्या काम आता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब लोग बैंक जाते हो लोन लेने के लिए, तो बैंक वालों को अगर ये जानना है कि तुम्हारे अंदर क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है? क्या लोन रीपे करने की
कैपेसिटी या क्षमता है भी या नहीं है। उन्हें कहाँ से पता चलेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि इसमें एसेट्स बिल्कुल सही लिखे हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो तुम्हारे एसेट्स को बेच देंगे, और एसेट्स को बेच के तुमसे क्या करवाएंगे? लोन की रिपेमेंट करवाएंगे। तो सेकंड पॉइंट, लोन को नेगोशिएट करने में कौन सी चीज यूज आएगी? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें और भी यूज हो सकता है जो इसी लाइन में बोल सकते हैं। जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय ने कंपनी को बोला कि हमें बोनस दे दो दिवाली पर। कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला लॉसेज ही लॉसेज, कहाँ से बोनस दे दें? लेकिन अगर एम्प्लॉय ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ली तो उसे पता चल सकता है लॉस है या प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट पॉइंट किसके लिए काम आ सकती है और साथ में बोनस के लिए भी काम आ सकती है। क्लियर है? अब कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत फ्रॉड वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। फ्रॉड कौन कर सकता है? कंपनी के एम्प्लॉयज। छोटे मोटे फ्रॉड्स कौन कर सकता है? कंपनी के एम्प्लॉयज कर सकते हैं। अगर इन एम्प्लॉयज को पता है कि कंपनी के अंदर ऑडिट होगी हर साल और ऑडिट में मिसस्टेटमेंट्स भी सामने आएंगी, तो मिसस्टेटमेंट किसने किया है वो भी सामने आएगा। तो आप अगर एम्प्लॉयज के ऊपर एक चेक लगाना चाहते हो, चेक का मतलब क्या है? एक कंट्रोल लगाना चाहते हो कि वो फ्रॉड ना करे, इसके लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आ सकता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कि ये चेक करता है किस चीज को? मोरल ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, खौफ हो गया है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने छोटा मोटा घपला करने की कोशिश की, जैसे कल हमें कार्टन वगैरह की बात की थी ना, स्टॉक ऑडिट हुई, कार्टन गायब हो गया, तो जो गोडाउन का इंचार्ज होगा उसको पता है कि अगर यहाँ से कोई सामान गायब हुआ तो कॉलर किसकी पकड़ी जाएगी? मेरी। तो वो 10 गुना ढंग से काम करेगा। तो उसके मोराल पे क्या रहेगा? हमेशा एक चेक रहेगा कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई है तो ये एक और चीज के लिए यूज हो सकता है। वो यूज क्या है? मिनिमाइज करने के लिए किस चीज को? वेस्टेज को एंड लॉसेस को। वेस्टेज क्या होता है? कंपनी में रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहे थे, कंपनी में स्टॉक को ध्यान से नहीं लिखा जा रहा था, कंपनी में जो स्टेशनरी का प्रोडक्ट्स थे वो वेस्ट हो रहे थे। जब एम्प्लॉय को पता है स्टॉक ऑडिट होगी, कॉस्ट ऑडिट होगी, तो वो वेस्टेज पे क्या करेगा? कंट्रोल लगाएगा। तो कंट्रोल किस पे होगा? वेस्टेज पे होगा। और किस पे होगा? लॉसेस पे होगा। तो मिनिमाइज करेंगे किस चीज को? थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था शेयर होल्डर्स इसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोला, इन्होंने बोला ये सेव करते हैं इंटरेस्ट हर उस पर्सन का जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट नहीं है। जैसे क्रेडिटर्स, वो किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ऑडिटेड है तो किसी भी तरीके से इनके साथ में कोई भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है? ये सेफ गार्ड करता है। क्या करता है? सेफ गार्ड करता है किस चीज को? इंटरेस्ट हर उस पर्सन का जो पर्सन नॉट एसोसिएटेड है किसके साथ में? विद मैनेजमेंट। हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? 5। पहला पॉइंट क्या देखा था? टैक्स कैलकुलेट करने का काम आता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा था? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म के केस के अंदर अगर पार्टनर एडमिशन लिया है, रिटायर हुआ है, डेथ हुआ है, हर केस में गुडविल कैलकुलेट होती है गुडविल कैलकुलेट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग बैलेंस शीट को यूज करोगे। बैलेंस शीट में लिखी हुई फिगर बिल्कुल सही है या नहीं है, वो कब भरोसा करोगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होगी। तो ये यूज होता है किस टाइम पे? वाइल एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। वहां पर आपके केस में यूज होता है किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी क्या होता है? काम आता है। कैसे? डेटर कह रहा है मेरा बैलेंस तो सिर्फ 5,000 रुपए है,
कंपनी कह रही है मेरा बैलेंस 10,000 रुपये है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भरोसा किया जाएगा। तो इस केस में जो भी डिस्प्यूट है वहां पर ये चीज एज ए एविडेंस काम आ सकती है। क्लियर है ये बात? लास्ट पॉइंट जहां पे यूज होगा वो होगा गवर्नमेंट जब आपको ग्रांट्स दे रही है या किसी भी तरीके का लाइसेंस इशू करके दे रही है तो उस केस में भी ग्रांट या लाइसेंस इशू करते वक्त वो किस चीज को कंसीडर करती है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कि जब आपको कोई ग्रांट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा तो शायद प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कंसीडर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। SEZ सुना है? अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर क्या ओपन करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको 10 साल तक टैक्स नहीं पे करना, 5 साल तक टैक्स नहीं पे करना अगर आपका टर्नओवर इतना है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ना बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए क्या चेक करती है? आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक करती है। कई बार लिमिटेशंस लिखते हैं अगर प्रीवियस ईयर में इतना टर्नओवर होगा तो जो टर्नओवर कहाँ से भरोसा किया जाता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही फिगर पिक करी जाएगी। तो हमारे पास 8 यूजेस हैं इसके। पहला यूज क्या है? गवर्नमेंट कब यूज करेगी? टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। दूसरा यूज क्या है? नेगोशिएट करने के लिए लोन को और बोनस की अमाउंट को। देन चेक मिनिमाइज द वेस्टेज एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद। उसके बाद में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ? यूज होता है जब एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर है। ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट और लाइसेंस को। अब देखो सिर्फ एक पॉइंट और है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रही है तो इसका मतलब है कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल सही तरीके से बनाए हैं। लॉ पढ़नी शुरू कर दी। कंपनी लॉ में तुमने शायद ये बात पढ़ी हो कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं 8 सालों के लिए। पढ़ा है भाई? तूने कहाँ से पढ़ लिया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना तो ये तो कंपलसरी है, ये तो पता है। तुमने बिल्कुल सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, कैसे पता चलेगा? जब ऑडिट हो गई हो। तो ये इंश्योर कर रहा है किस चीज को? कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या हो रहे हैं? मेंटेन हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल की बात कल की क्लास में हमने करी थी। हमने कहा था ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को क्या भी करता है? चेक करता है। पर सारे इंटरनल कंट्रोल को नहीं, सिर्फ कौन से वाले? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। बट इसको चेक कौन करता है? ऑडिटर। अब एग्जांपल के साथ बात को सुनते हैं। यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, ये इंटरनल कंट्रोल डिजाइन हो रखा है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई थर्ड पर्सन बैठ के रिकॉर्डिंग को देख रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट हो रखा है। सिर्फ इंटरनल कंट्रोल होना इज नॉट सफिशिएंट, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना भी। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात को एंश्योर करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली डिजाइंड है एंड ऑपरेशन में भी है एंड ऑपरेटेड है। सिर्फ डिजाइन नहीं, डिजाइन के साथ क्या भी देखना है? उनका ऑपरेशन भी देखना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूजर्स के साथ में ये क्या भी है हमारे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट होने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा क्या लिखा है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के काम आता है। दूसरा फायदा क्या लिखा हुआ है? लोन को नेगोशिएट करने के काम आता है, बोनस को पे करने में काम आता है। नेक्स्ट फायदा क्या लिखा हुआ है? देन मिनिमाइज करता है वेस्टेज एंड लॉसेस को। फिर सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। अगला पॉइंट क्या है? यूज करते हैं वाइल एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स। अगला पॉइंट क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के काम आता है। देन गवर्नमेंट ग्रांट और लाइसेंस एंश्योर करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और एंश्योर इंटरनल कंट्रोल आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड। एक बार फटाफट से रीड करो क्या लिखा हुआ है। क्लास में सबको सब कुछ समझ तो आ रहा है ना? लास्ट बेंचेस, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, पक्का? हाँ बोल। कह सकता। अब देखो मेरे पास 10 है, तुम्हें कम से कम कितने अच्छे से याद होने चाहिए? 6।
सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। कल डिस्कस कितने बात हमने? हिंदी में बताऊं सारे पॉइंट्स को? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो मुझसे पूछ लिया करो जो वर्ड तुम्हें ना समझ में आए, ठीक है? इसमें तो कोई वर्ड है ऐसा? सारे अलग हैं। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना तो समझ में आ गया। नेगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करके डिस्कस करना। जैसे हम लोग कहते हैं मोल भाव करना, कितने परसेंट पे दोगे। चेक करना मोराल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर एक कंट्रोल लगा के रखना कि वो फ्रॉड नहीं करेगा। वेस्टेज और लॉसेस वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। सेफगार्ड करना हर उस इंसान के इंटरेस्ट को जो मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सर, रिटायरमेंट एडमिशन वाला तो। फिर ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी तरीके के झगड़े को सेटल करना। अगर हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं डेटर के साथ या किसी के साथ भी किसी केस को लेकर, तो वहां पे ये हमारे उस डिस्प्यूट को या फिर उस झगड़े को सॉल्व करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगला पॉइंट है ग्रांट का मतलब होता है, तो भाई कौन सा वर्ड बोला? अनुमति, परमिशन होता है। अनुदान देना, अनुदान देना कहते हैं। अनु अनु तो याद आ गया था, आगे रह गया था। अनुदान देना, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट आपको कोई भी सब्सिडी देगी तो वो सब्सिडी किसके बेसिस पे देती है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं वाला पॉइंट तो क्लियर था। इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से बना हुआ है, मतलब डिजाइन। ऑपरेशन का मतलब होता है फंक्शन में आना। क्लियर है? तुम लोग ना फोटोकॉपी करवा लो चैप्टर की। हिंदी की फोटोकॉपी इंस्टीट्यूट का BOS पे हिंदी मटेरियल भी अवेलेबल होता है। हाँ हाँ, उसका तो हम लोग साथ साथ पढ़ते हुए जाए। अभी मैं बुक में दिखाऊंगी बातें कहाँ लिखी हुई हैं। क्लियर है वाले पॉइंट्स? समझ में आ गए? ट्रेड डिस्प्यूट, हाँ ओके हरिओम। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है बेटा। चलो चैप्टर 1 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सबसे पहले हम आ रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पर। कल की क्लास में ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। पहला पॉइंट, ऑडिट कैसी थी? ऑफ फाइनेंशियल, किसी भी, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या उसका साइज या लीगल फॉर्म, जहां पे हमारा काम क्या है? समझ में आ गया ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, उसका साइज कुछ भी है, लीगल फॉर्म कुछ भी है, जहाँ पे मैं किस ओपिनियन के साथ काम कर रही हूँ, फिर किस पर्पज के साथ काम कर रही हूँ, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ये अपना कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने इसी बात को क्या दे रखा है? इसका एनालिसिस दे रखा है। इसी डेफिनेशन को तोड़ के 3 लाइनों में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अपने काम की चीज़ तो यही थी, यहाँ से हमने अपना करेक्ट इनकरेक्ट उठाया था, क्यों एक्सप्रेस करने आया था, ओपिनियन या एडवाइस देने आया था। यहाँ पे एक करेक्ट पॉइंट ये भी बन सकता है तुम्हारे पास में कि फॉर्म ऑफ ऑडिट चेंजेस विथ चेंज इन साइज और लीगल फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। मतलब ऑडिट करने का तरीका चेंज होता रहता है अगर एंटिटी के साइज में या लीगल फॉर्म में कोई चेंज आता है तो। फॉल्स, क्योंकि ऑडिट की डेफिनेशन में ही लिखा है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव मतलब बिना किसी चेंज के। समझ में आया? फिर एक पॉइंट आता है, एक इनकरेक्ट पूछती हूँ तुमसे, मेटीरियलिटी इज नॉट associated with size of entity। मेटीरियलिटी कंपनी के साइज से रिलेट नहीं करती, करती है। मेटीरियलिटी मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस, मतलब रिलेवेंस। और हर एंटिटी के लिए अलग अलग चीज रिलेवेंट हो सकती है। बात समझ में? ये जितने भी करेक्ट इनकरेक्ट में डिस्कस कर रही हूँ, मैं तुम्हें अटेम्प्ट नहीं बता पाऊंगी शायद कौन सा अटेम्प्ट में आया है, लेकिन सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है? अब तुम बोला मैम स्पेसिफिकली बताओ कौन से साल के, कौन से मई में आया था, दिसंबर में आया था।
उसके लिए फिर मुझे क्वेश्चन पेपर खोलने पड़ेंगे सारे, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब ये सब कंपाइलर में लिखे हुए हैं। अब देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था अभी अभी, वो टॉपिक कौन सा था? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ये है, एज एन ऑडिटर, एक ऑडिटर के तौर पर एक्सप्लेन करो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, मिस्टर एक्स चेयरमैन ऑफ एबीसी कंपनी, इस ओपिनियन के अंदर है, इज ऑफ द ओपिनियन कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ नो यूज। तो कमेंट करो, बताओगे भाई बहुत सारे यूजेस हैं, या एज एन ऑडिटर एजुकेट करो मिस्टर एक्स को, एक ऑडिटर होने के हैसियत से मिस्टर एक्स को फायदे बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्टली नहीं पूछेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस, वैसे ये तरीका भी डायरेक्टली पूछने का ही है, बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी फालतू की 2-3 बातें डालकर। कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा केस स्टडी डाल देते हैं और लास्ट में डायरेक्टली बोल देते हैं एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। सही निकल गई फिगर तुम्हारी? पक्का आंसर टैली कर गया? कोई पॉइंट में डिफरेंस तो नहीं आया? क्या आंसर आया था तुम्हारा? तो कैलकुलेटर पे क्या उंगलियां चला रहे हो? कैलकुलेटर पे याद कर रहे हो लिख लिख के? कौन सी फिगर्स लिखी है इसके अंदर? मतलब मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि थ्योरी क्लास में भी बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर हाथ क्यों चलाते रहते हैं। सेल खत्म हो जाएंगे इनके अंदर, रख दो। सबके कैलकुलेटर में सेल है, सब खत्म हो जाएंगे कुछ महीनों में। इन्हें लॉक करो और अंदर रखो। लॉक करना तो आ ही गया होगा अभी तक में, वो इंस्टेंटली भी कर सकते हो। उस एक कैलकुलस में तो होता है, तेरे वाले में होता है ना? अरे 2-3 मिनट तक खेलोगे तो अब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही है ना, कुछ मुझको मतलब ऐसे सीक्वेंस याद है उसके, पर याद ही फिगर्स कौन से हैं। तेरे वाले कैल्सी में होता है शायद। हाँ, मुझे कैल्सी का नाम नहीं याद, कौन सा वाला कैल्सी होता है वो। चलो अब देखो हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर करे थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। कौन कौन आ गए? पार्टनर, शेयर होल्डर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सारे आ गए इसमें। इन शॉर्ट ईटीसी लिखा है। इन शॉर्ट किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। एक्ट करता है एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग डिफेल्केशन एंड एम्बेजलमेंट। इन दोनों का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां। जो कार्टन गायब हो रहे थे, रजिस्टर गायब हो जाते हैं, कैलकुलेटर गायब हो जाते हैं, इन सब चोरियों से एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं। कोई कैशियर है कंपनी का जिसके पास डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कैश होता है डेली, कहीं 500 का नोट गायब हो रहा है, कभी 100 का नोट गायब हो रहा है, डेली के आने जाने का खर्चा निकल रहा है, तो वो सब चीज़ों पे क्या लगाते हैं? बेसिकली चेक लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट हमने कौन सा डिस्कस किया था? हेल्पफुल है सेटल करने में लायबिलिटी फॉर द टैक्सेस, नेगोशिएट करने में लोन, और डिटरमाइन करने में परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन पता है क्या होता है? अब तो जब बिजनेस को सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे सेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। अकाउंट्स में पढ़ लिया। सेटल करवाता है किस चीज को? ट्रेड
डिस्प्यूट, बोनस वगैरह को भी सेटल करवाता है। डिटेक्ट करता है किस चीज को, वेस्टेज और लॉसेस को। एंड सर्टेन मतलब इंश्योर करता है नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रॉपरली रखे हुए हैं। रिव्यू करेगा एग्जिस्टेंस को और ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल, जो कंट्रोल किसने बनाए थे, मैनेजमेंट ने। सेटल करता है अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। और गवर्नमेंट मांग सकता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो इश्यू करेगा लाइसेंस को या कोई भी असिस्टेंस देगा। असिस्टेंस का मतलब होता है ग्रांट या फिर हेल्प करना। क्लियर है? 10 के 10 पॉइंट समझ में आए? पक्का? एक बार फटाफट से पॉइंट्स को रीड करो। नोट्स में हालांकि 10 से 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिन बच्चों को बुक से रीड नहीं करने वो बच्चे नोट्स में से रीड करो। कितने बच्चों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया नोट्स का? कितने बच्चों का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके नोट्स का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा? ऑनलाइन क्लास में भी कोई नहीं है? नहीं, वही देख रहे डिस्कशन क्या चल रहा है। ये भी सही है, तुम लोग हिंदी मॉड्यूल डाउनलोड करके साथ साथ देख लो यार। तो बस स्क्रीन छोटी होती है, इरिटेशन होती होगी ना। बस तुम लोगों को आदत होगी वेब सीरीज देख देख के छोटी स्क्रीन पे मैनेज कर लेते हो। पता है मेरे को। अब पढ़ाई कर ले। आजू कोने वाला कहाँ गया? अच्छा यहाँ बैठा है आज। हाँ, समझ में आ गए सबको पॉइंट्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो आगे देखते हैं। डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने। अब देखो, तुम लोग ना ऑडिट करने गए, ठीक है? जब तुम लोग ऑडिट करने गए तो तुम इस बात को कैसे कह सकते हो? हमने कहा था कि ऑडिट करते वक्त हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स ढूंढते हैं। ऑडिटर क्या ढूंढ रहा होता है? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें क्या हैं, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब सामने वाले इंसान को गलत तरीके से चीजों को बता रही है। अगर तुमने ऐसे लिखा कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, समझते हो इस बात को कि स्टॉक को कॉस्ट पे डालोगे, एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये बात हमें AS2 में बता रखी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज को फॉलो नहीं किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा पे शो कर रखा है, ठीक है? तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रही है, मिसलीड कर रही है, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड कर रही है? हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, वाउचिंग। मतलब क्या था वाउचिंग का? वाउचर्स को चेक करना। सबसे पहले तुम लोग क्या लिखते हो? जर्नल एंट्री से क्या बनते हैं? लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, P&L एंड बैलेंस शीट तो साथ में ही बनाते हैं, जिस जिसका जो जो फिगर होता है वो लिखते हुए चलते हैं। और फिर नोट्स टू अकाउंट्स। अगर जर्नल एंट्री गलत तो लेजर गलत, लेजर से। इसलिए हम लोग वाउचिंग करते वक्त सिर्फ क्या चेक करते हैं, जर्नल एंट्री में जो अगर सही है सब कुछ तो आगे वाली चीज़ें सब कुछ बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही इंश्योर करना है कि जो जो बातें जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है वो सारी की सारी बातें आगे अकाउंट्स में भी मेंशन हो रखी है। तो लेजर से तो जर्नल एंट्री बनेगी, मतलब तुम ये भी देखोगे, तुम इसको चेक करोगे ना, फिर तुम इसके टोटल्स को भी टैली करोगे।
लेकिन बेसिक स्टार्ट वाउचिंग से करोगे। जब तुम लोग वाउचिंग से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम लोग इस चीज को देखोगे एक एक का इफेक्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब जर्नल एंट्रीज चेक करोगे तो उसके इफेक्ट को तुम सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हो। आप देखो पॉइंट मैंने क्या कहा, आप पता क्या होता है बेसिकली, जब तुम लोग टैली नाम का सॉफ्टवेयर सुना हुआ है, सुना है, किसी को फंक्शन पता है, काम कैसे करता है, किसी ने घर पे टैली देखा है, यूज करा है, बता भाई कैसे यूज होता है, खड़े होके बता, सबको सबको सुनाई देना चाहिए। हम बढ़ करते क्या है टैली में, सिर्फ जर्नल एंट्री, लेजर खुद बनते हैं, ट्रायल बैलेंस खुद बनता है, पीएनएल खुद, बैलेंस शीट खुद। तुमने जैसे ही टैली के अंदर जर्नल एंट्री डाली, लेजर में उसका इफेक्ट खुद चला जाता है, तुम डालते नहीं हो। तुमने अगर एक सिंगल एंट्री भी डाली है ना, कैश टू सेल्स, तो इस सिंगल एंट्री का इफेक्ट तुम्हें ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा, बैलेंस शीट में भी दिखेगा, एवरीवेयर। तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या डालना होता है। इसलिए कंपनीज में सारा फोकस हम किस पे देते हैं, जनरल एंट्रीज को चेक करने में। क्योंकि अगर जनरल एंट्रीज है, बाकी काम तो सारा सॉफ्टवेयर ने खुद कर दिया, इंसान ने क्या किया, तो फ्रॉड कहाँ होंगे, कंप्यूटर तो फ्रॉड करने से रहा, उसे पैसों का क्या करना है, समझ में आई, उसे वो मोह माया से ऊपर है, मोह माया में खाली इंसान है। क्लियर है बात। तो ये लिटरली ये चीज होती है। इवन तुम लोग अभी हम लोग जो इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरते हैं ना, तो एक फॉर्म होता है 16, शायद सुन लिया होगा सैलरी के केस में। कोई बात नहीं, फॉर्म 16 में ना हमारी सैलरी से रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो सैलरी पर्सन होता है उनको इश्यू करके देते हैं। हम लोग रिटर्न भरते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जैसे सॉफ्टवेयर में तुम लोग अपना पैन कार्ड नंबर डालते हो, तो पैन कार्ड नंबर से तुम्हारा लिंक हो जाता है फॉर्म 16 और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है। तुम्हें उसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ें ऐड करनी तो वो हो जाती है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि रिडक्शंस मिलती है तुम लोगों को एटीसी वगैरह के अंदर, कभी सुना है। जैसे एटीसी में 1,50,000 की रिडक्शन है, मैं बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। अब सुनो इस बात को, एटीसी में ना 1,50 की रिडक्शन होती है जैसे, ठीक है। तुमने अगर वहां पे गलती से 2 लाख रुपए भी लिख दिए ना, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 1,50,000 ही पिक करेगा, क्योंकि वो हाई, सारे सॉफ्टवेयर यही करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट लिमिट यही है उस चीज़ की। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी कर रखी है और तुमने सारी इन्वेस्टमेंट भी लिख दी, तभी वो 1,50 ही पिक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1,50 ही है। फिर लास्ट में जाके हम लोग कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर देते हैं, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। तुम लोग ये ये कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है ना, हर किसी को समझ नहीं आता सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर भी हर किसी को समझ नहीं आता, वरना रिटर्न हम क्यों भर रहे हैं, कोई और ना भर दे। क्या कह रहे बनिया, बनिया जी क्या बता रहे हो आप उनको, क्या बता रहे हो। ये आर्टिकलशिप पे तुम लोग देखोगे, जर्नल एंड टैली के अंदर ना तुम्हें सिर्फ एंट्री डाल डाल के एंटर 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 प्रेस करते जाओ, उसका इफेक्ट अपने आप आता जाएगा हर जगह। मतलब खुद सोचो, तुमने 11th क्लास में इतनी मेहनत करके लेजर वेजर सब बनाने सीखे हैं, तो वैसे जर्नल एंट्री डालनी आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पता है जरूरी भी है, लेकिन क्या पता सॉफ्टवेयर में कोई एरर हो, ये चीज पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर में कभी कभी क्या होता है कि तुमने जर्नल एंट्री डाली, उसका इफेक्ट गया ही नहीं आगे। तो अगर तुम्हें पता होगा कि उसका इफेक्ट क्या है, तो तुम एरर को पता लगा सकते हो, और ऐसा हो सकता कोई बड़ी बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी क्या होता है, एरर हो जाता है फंक्शन करते करते। ये चीज़ कोई बड़ी चीज़, एक बार मैं गई एक कंपनी में ऑडिट करने गए थे, वहाँ का ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं कर रहा था, तो पता चला बाद में उसको बुलाया था टैली के सॉफ्टवेयर वाले को, तब उसने कहा था कि पर्टिकुलर एंट्री के टाइम पे ना वो एंट्री आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, पता नहीं किसी रीज़न से, फिर पता नहीं क्या कर कर गया था, लेकिन उसके बाद में एंट्री फॉरवर्ड होने लग गई थी। मतलब एंट्री करी तो थी, उसका इफेक्ट आगे शो नहीं हो रहा था, आधी एंट्री का शो हो गया था, आधी का शो नहीं हो रहा था।
मैं क्या बच गई, क्लाइंट की दिक्कत थी। और ऑडिटर करने क्या जाता है, ये चीज मैंने मेरी आर्टिकलशिप में देखी थी। तो सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ हो सकती है। अब कोई सॉफ्टवेयर मतलब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या मिसलीडिंग नहीं है, कैसे पता चलेगा? पहली बात, जर्नल एंट्री में जो जो बातें लिखी हुई है वो सारी की सारी बातें सारे अकाउंट्स में मेंशन होना जरूरी है। अगर जर्नल एंट्री तो है, उसका इफेक्ट नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मिसलीडिंग है। बात समझ में आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं है, पहला हमें कैसे पता चला कि जर्नल एंट्री तो है पर आगे उसका इफेक्ट नहीं। समझ, मैंने एग्जांपल दिया, जर्नल एंट्री का आधा इफेक्ट आया था, आधा इफेक्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो गए थे। सेकेंड पॉइंट, जनरल एंट्री का एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस का मतलब होता है सपोर्टिंग वाउचर, सपोर्टिंग बिल्स होना जरूरी है। अगर कंपनी ने कोई एसी खरीदा है कंपनी के यूज के लिए, उन्होंने एसेट्स में एसी दिखा रखा होगा, उस एसी का बिल होना जरूरी है। समझ में आई बात? मतलब जो एंट्री है उसका बिल होना चाहिए और जो बिल है उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। कोई भी जर्नल एंट्री ऑमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब एंट्री है तो बिल भी होगा, बिल है तो एंट्री भी होगी। ऐसा नहीं कि बिल तो है पर तुमने एंट्री नहीं करी, एंट्री नहीं की तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ शो नहीं किया। जर्नल एंट्री है पर एविडेंस नहीं है, इसका मतलब फेक एंट्री एंटर कर रखी है जिसका एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो इन तीन चीजों से मेरे को ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। व्हाट इज अनएम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि उसका एक से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, सिंगल मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज डाला हुआ है जिस क्लॉज का मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो सामने वाली पार्टी कुछ और समझ रही है, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो मिसलीडिंग हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसी तरीके से कोई भी नोट्स टू अकाउंट से कोई भी डिस्क्लोजर आपका अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को बिल्कुल सही तरीके से क्या करना है, क्लासिफाई। मतलब रेवेन्यू का खर्चा रेवेन्यू में, कैपिटल का खर्चा कैपिटल, अगर कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू में डाल दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो रेवेन्यू का खर्चा रेवेन्यू में, कैपिटल का खर्चा कैपिटल में, सही तरीके से क्लासिफाई होना चाहिए, सही तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए। और सिक्स्थ एंड वेरी लास्ट पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब इन्होंने वर्ड पता है क्या लिखा है पीएनएल बैलेंस शीट के लिए? बैलेंस शीट के लिए इन्होंने लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और पीएनएल के लिए इन्होंने वर्ड लिखा है कंपनी के ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो रूटीन वर्क होता है वही हम कहाँ लिखते हैं, पीएनएल में जाता है ना सारा, और बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 6 पॉइंट हमें क्या बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं है। ये जो बातें बता रही हूँ ना, कल सुनूंगी सारे मैं, एडवांटेजेस, मिसलीडिंग, ये सारे पॉइंट सुनूंगी कल की क्लास में मैं। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जनरल एंट्रीज किसके साथ होनी चाहिए, अकाउंट्स शुड बी एज पर जनरल एंट्रीज। Journal entry should be supported by proper documents or evidence. No journal entry should be omitted. It should be clear and unambiguous. Properly classified and disclosed. कंपनी के ऑपरेशन एसेट एंड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को, ट्रू एंड फेयर व्यू को। बात समझ में आई? पक्का? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं है, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? ऑडिटर इन सब चीजों को चेक करेगा। कल मैं लैंड की बात की थी कि कंपनी ने 100 करोड़ की लैंड खरीद रखी है, और लैंड सच में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो मैं वेरिफिकेशन करके आना था। तो एसेट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देख लिया, लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को सही अमाउंट पे मेंशन किया है या नहीं किया, वो कहाँ से पता चला? अगर सही है तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे तो मतलब आपको क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं।
अब वो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये एक हाईलाइटेड लाइन दे रखी है हमें, बिल्कुल डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ टॉपिक है हमारा। ये डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर, ये पर्सन कौन है, जो पर्सन ये काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ऑडिट का। पर्सन का मतलब कौन है, ऑडिटर, और जो काम वो कर रहा है वो कौन सा काम है, ऑडिटिंग। उसको ध्यान रखना है, ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग एनीवन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज अ ऑडिटर हाउ विल यू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग एनीवन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेसिकली 5 नंबर में, कि एज एन ऑडिटर आप कैसे इंश्योर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। कितने पॉइंट्स देखे थे हमने, 6। अकाउंट्स ड्रॉन अप है विद रेफरेंस टू एंट्री, अकाउंट्स किसके हिसाब से बने हुए हैं, जनरल एंट्रीज के हिसाब से बने हुए हैं। एंट्रीज जो है सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, हर एक एंट्री का सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या, सफिशिएंट मतलब बहुत सारे, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज सही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास 2 इनवॉइस थे एसी खरीदने के, गेट पास वगैरह सब थे, पर किसी पर भी साइन नहीं हो रखा था। सफिशिएंट तो थे पर एप्रोप्रिएट नहीं थे। समझ में आया। सफिशिएंट मतलब होता है क्वांटिटी नंबर्स में, और एप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी। तो जब भी आप कोई एविडेंस इकट्ठा करोगे तो वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट दोनों होने चाहिए। क्लियर है। इनवॉइस है पर इनवॉइस पे कोई साइन नहीं है तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। क्लियर है बात। कोई भी एंट्री नॉट बीन ऑमिटेड, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्या हो रखी हो, ऑमिट हो रखी हो। जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेटेड कैसे होना चाहिए, क्लियर। हर एक अमाउंट सही तरीके से क्लासिफाई, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज, और अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेंगे ऑपरेशनल रिजल्ट और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात समझ में आई। पक्का टॉपिक रीड करो क्या लिखा है। तुम एक बार ऑनलाइन देख लो हिंदी वाली बुक में भी, नोट्स में देखो, यहाँ से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ो। मैंने भी 10 करवाए थे। अगले पेज पे देख, वो एक में 2 डाल रखे होंगे, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर करके लिखवा दिए होंगे। वो लोन वाला पॉइंट और वो शायद एक ही में ही था, एक में ही था। दे दूंगी, पहले पॉइंट पढ़ ले। खुश। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बात लिखी हुई है वो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस होना चाहिए। एम्बिगुअस मतलब होता है कंफ्यूजन। डन। एडवांस समझ में आ गया, बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी। लैंग्वेज किसकी, बुक की गंदी है, हमारी गंदी है ना। हिंदी वाली बुक की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, हिंदी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हाँ, है ना। फिर क्या ली थी, फ्रेंच ली थी, ठीक है। हमारे पास तो संस्कृत और हिंदी में ऑप्शन था, फिर हमने हिंदी ले ली। ओके, 2 मिनट का वाटर ब्रेक दे रही हूँ मैं। 5 बज रहे हैं, 5 बज के 5 मिनट पे क्लास को स्टार्ट करेंगे।
तुम पहले भी आई थी क्या इंटर की क्लास में? ये बुक कहाँ से लेकर आ गई तुम? इसे पुराने बच्चे के? हाँ 5 मिनट का चले। तुम लोगों को पीछे समझ में आ रहा है सारा? ये तुम 4 लड़के बैठे हो, तुमने तुम्हारे पीछे वाले, हाँ। और ये ब्लैक टी शर्ट में जो भाई बैठा है, सब समझ में आ रहा है तुम्हें? तुमसे मैं सुनूंगी कल। कि तुम लोग के ना एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं ना क्लास में, जैसे कोई प्रवचन दे रही हो, तुम्हें जबरदस्ती उस प्रवचन में बिठाया हुआ है। क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन हर क्लास में यही रहते हैं? ये इस क्लास के लिए स्पेशल है? डेट आ गई रिजल्ट की तुम्हारे? राखी से पहले राखी के बाद? आगे के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई? राखी के बाद ही आना चाहिए, कम से कम राखी तो शांति से मना लोगे। हाँ हाँ, बड़ा जूते खा रहे होगे। एक बार तो पता है रिजल्ट मैं बताऊं राखी वाले दिन आया था। नहीं मैं तो सीए बन गई थी, और मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, वो बोलते रिजल्ट, बोलते पागल है कि बुआ और सारे आए हुए हैं, मतलब हवा ही नहीं निकाल, रिजल्ट आ गया तो सब चले जाएंगे उसके बाद। वो देना है? सिलेबस कब तक होगा ये पूछना चाह रहे हैं? आराम से कोशिश करता हूँ अक्टूबर मिड में खत्म ही करवा देंगे। अभी क्या चल रहा है? जुलाई ना, एंड हो गई। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 साढ़े 3 महीने में कोशिश करते हैं। ग्रुप 1 निकल गया, इतना हो जाएगा कि तू पास हो जाएगा। हाँ ऑडिट में भी ऐसा है, ईआईएस एसएम भी ऐसा ही है ना, सुना ही होगा ये भी फिर। थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छा है, थ्योरी अच्छा है तुम्हारा? अकाउंट्स वगैरह पे फोकस कर। मैं तुझे नोट्स वगैरह दे दूंगी टाइम पर ही, ठीक है? ताकि अगर सिलेबस देख तेरी एसएम तो हो जाएगी, एसएम 50 से 55 लेक्चर में खत्म हो जाती है, ठीक है? मैं नोट्स भी दे दूंगी क्लास में, मैं दे रखे हैं मेरे ख्याल से एसएम के, तो हाँ। तो फिर तो तुम्हारे पास भी 4 सब्जेक्ट है, तो तुम घर पे अच्छे से पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, लर्न करते जाओ रोज। जो खुद को ना समझ में आए ना वो पूछते जाना मेरे से, चाहे मैसेज करके पूछ लेना फिर, ठीक है? हेमंत थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया? ऑनलाइन क्लास में किसी ने पूछा है? किसी ने पूछा था क्या? हेमंत इस थर्ड पॉइंट में लिखा है, जो ऑनलाइन क्लास में बैठा हुआ है, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये ओमिट नहीं होनी चाहिए, नन ऑफ द एंट्री
in the books of account has been omitted in compilation. बुक्स बनाते वक्त कोई भी जर्नल एंट्री ऑमिट नहीं होनी चाहिए. तो ब्रेक ओवर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. अभी तक में देखो क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने ऑडिट की डेफिनेशन समझी थी, ऑडिट का पर्पस या यूजेस क्या थे वो देखे थे, और हमने साथ में क्या देख लिए अब ऑडिट के कौन सी चीज देखी अभी कि मिसस्टेटेड तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर. अब देखो अगला हम क्या टॉपिक देखने जा रहे हैं. अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. 2 मिनट चलते रहेंगे मृदुल फिर तो. कि ऑडिटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑडिट के. कल की क्लास में ना हम लोगों ने कहा था कि वी विल बी डूइंग स्टैंडर्ड्स. कहा था. अब हम लोग अपनी क्लास में आज पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का नंबर है SA 200. वर्ड तो सेम यूज करने सेम यूज कर. मिस स्टेटमेंट मतलब मिस स्टेटमेंट, मीनिंग सेम, लेकिन वर्ड मिस स्टेटमेंट ही यूज करना. आज की क्लास में पहला ऐसे देखो SA 200. नाम याद करने का तरीका देख लो. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट. SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. लिंक समझ में आया. SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे ये 2 O है और यहाँ पर भी इस तरीके से थोड़ा सा एक लिंक बना के रखना. क्या समझ नहीं आया इसमें. नाम है क्योंकि इसका AS1 है. 1 कैसे बन गया. SA 200 नंबर है और इसका ये नाम है. जिसमें हमारे पास AS1 है जिसका नाम क्या है डिस्क्लोजर्स का है ना. तो अब इसका नाम नंबर ये है और नाम ये है. वैसे इसका नंबर ये है और नाम ये है. याद करने के लिए सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन का तरीका बताया है. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ओवरऑल ऑडिट किसका था तो वो 200 का था. लिंक करने का तरीका बताया है सर. ये नाम मैंने नहीं दिया है इसको. ये नाम कैसे आ गया इसका. ओके, हम पहला स्टैंडर्ड जो कवर करने जा रहे हैं वो है SA 200. इसका नाम क्या है. ऑडिट के अंदर पहला स्टैंडर्ड 200 ही है. इसमें 1 2 कुछ नहीं है. ऐसा सीधा 200 है पहला. क्लियर. अब देखो इसमें दे क्या रखा है. इसमें तुम्हें बताए हैं ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स. किसके ऑब्जेक्टिव बताए हैं. ऑडिट. क्या था ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव. इस बात को इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. बिल्कुल सही नहीं बोलता था. क्या बोलता था. तो ऑडिटर का काम क्या है. ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना. क्या चीज कल की क्लास में पढ़ लिया था हमने. रीजनेबल एश्योरेंस. किस चीज को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे थे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है. फ्री है किससे. फ्रॉम मिस स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट का मतलब उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं है. मिस स्टेटमेंट 2 रीजन से थे. या तो फ्रॉड से
या तो एरर से। याद आया पिछली क्लास में कहा था मिस स्टेटमेंट कैन बी ईदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू, तो पहला पॉइंट बुक में भी यही लिखा हुआ है कि ऐसे दोस्तों में पहला ऑब्जेक्टिव क्या बताया हुआ है ऑडिटर का, प्रोवाइड करना रीजनेबल एश्योरेंस किस बात को लेके, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। एश्योरेंस देके, एश्योरेंस देगा कहाँ पे, रिपोर्ट करना है उसकी दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर उस रिपोर्ट को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट किसको कर रहे थे हम लोग, ओनर्स को, ओनर को करते थे। मैनेजमेंट को हम एड्रेस नहीं करते हैं, हम एड्रेस करते हैं ओनर को। अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिटर देता है, एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट किसको देता है, ओनर। और ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ अ कंपनी। हम वहां पे तुम लोग ऐसे लेटर लिखते हो ना, टू दी, आजकल तो टू नहीं होता वर्ड बेसिकली, तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं दी शेयर होल्डर्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है या एंटिटी का नाम है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं किसको एड्रेस है, दी शेयर होल्डर्स ऑफ दिस दिस दिस। जैसे ऊपर में ऐसे होता है लेटर, और फिर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, लेटर की जगह लिखा हुआ आता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। हम ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं लिखते, हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम कौन है, ऑडिटर एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन काम करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, और फिर लिखते हैं दी शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी एंटिटी, जो भी इसका नाम होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा होता है बेसिकली, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास में ऑडिटर की ये बात तो देखा जाए तो हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, क्या प्रोवाइड करेगा ऑडिटर, रीजनेबल एश्योरेंस किस बात को लेकर, वो मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती थी, और दूसरा क्या है, उसे रिपोर्ट करना और कम्युनिकेट। क्लियर है बात। ये छोटा सा पॉइंट दे रखा है। अभी मेरा मैम पॉइंट तो बहुत छोटा है, पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्या तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं, देखो एमसीक्यू पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। पहला पॉइंट रिपोर्ट करना एंड कम्युनिकेट करना, दूसरा पॉइंट रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, तीसरा पॉइंट ओपिनियन एक्सप्रेस करना, चौथा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना। क्लियर है। देखो बुक में क्या बोल रखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऐसे 200 के हिसाब से, हम लोग अब ऐसे पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे 200 के हिसाब से ऑडिटर ऑब्जेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करता है, क्यों, ताकि वो ऑब्टेन कर सके रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये किसकी वजह से, या तो फ्रॉड या तो, फिर वह क्या एक्सप्रेस करता है, अपना ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं वो एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, ये कल पढ़ ली थी बात हमने पूरी, फिर इसको रिपोर्ट करेगा और उसे क्या करेगा, जैसे लॉ में बोला है बिल्कुल वैसे ही। तो कोई नया तो नहीं पढ़ रहे हैं, कल बेस बिठाते वक्त पढ़ ली थी बात तो हमने। अब सिर्फ हमने इसको छोटी सी बात समझी कि ऐसे 200 में क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे 200 में लिखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, चाहे फ्रॉड से चाहे एरर से, प्लस अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है वो किसके हिसाब से बनी है, एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड क्या ऑब्जेक्टिव दे रखा है, रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो नीचे इसी बात को उन्होंने बॉक्स में तोड़ दिया,
कैसे तोड़ा है, ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। समझ में आ गई ये बात? हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक में। एडवांटेजेस में क्या लिखा था, कौन बताने वाला एडवांटेजेस के पॉइंट? फटाफट से एक बार देखते हैं पॉइंट्स एडवांटेजेस में क्या लिखा है, ताकि तुम दिमाग से नहीं निकल जाए सारा तुम्हारा। पहला पॉइंट लिखा था टैक्स कैलकुलेट करने के काम आता है। दूसरा पॉइंट नेगोशिएट करने में, बोनस कैलकुलेट करने में, ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए काम आएगा। पार्टनर्स के केस के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए काम आने वाला था। फिर चेक ऑन मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए काम आने वाला था। वेस्टेज और लॉसेस को कम करने के लिए काम आने वाला था। वही बोला ही मैंने, वेस्टेज और लॉसेस। फिर एक पॉइंट एंश्योर की सारे इंटरनल कंट्रोल ढंग से डिजाइन है और ढंग से ऑपरेशन कर रहे हैं। एंश्योर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से बनी हुई है। फिर इंटरनल कंट्रोल बोल दिया। safeguard the interest of the people who are not associated with the management। और लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट लाइसेंस या ग्रांट इशू करते वक्त क्या मांगती है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ याद दिमाग में बातें बैठी? मिसलीडिंग कैसे नहीं है, जो जर्नल एंट्री में लिखा है वो अकाउंट्स में लिखा होना चाहिए। हर जर्नल एंट्री का वाउचर होना चाहिए, हर जर्नल एंट्री लिखी भी होनी चाहिए, कोई भी जर्नल एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी बातें क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। हर एक अमाउंट सही तरीके से क्लासीफाई और डिस्क्राइब करी भी होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए सारे ऑपरेशंस का, सारे एसेट्स का और सारे लायबिलिटीज का। ऐसे 200 के अंदर क्या लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ऐसे 200 में, पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, सब कुछ बिल्कुल सही है। फिर उसी में दूसरी बात लिखी हुई है, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको प्रिपेयर किया गया है एज पर एप्लीकेबल FRF। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ था, रिपोर्ट करना। रिपोर्ट मतलब लिखना और बाद में सबको बताना, मतलब कम्युनिकेट करना। हमने कितनी बातें क्वेश्चंस कवर कर लिए अभी तक के, 3। समझ में आई? अब देखो कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैम आप दुनिया जहाँ की बातें नहीं कर रहे हो, क्लास बोरिंग लग रही है, लाइव एग्जांपल्स दो जो दुनिया में चल रहा है। वो सब करेंगे, क्लास तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, मैं 100% मानती हूँ। लेकिन पेपर के अंदर वो सब तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। पेपर में ये पूछा जाएगा, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या नहीं, और अगर है तो कैसे पता चलेगा। तब जो मैं 10-10 बार बोल रही हूँ ना, वही काम आएगा। समझ में आई बात? प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में डिग्री जरूरी है। डिग्री के लिए अभी पढ़ लो, प्रैक्टिकल नॉलेज 3 साल की ट्रेनिंग में मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दूंगी ही नहीं, जहाँ एग्जाम्पल की जरूरत है वहाँ सब मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज भी जरूरी है ना। दुनिया जहान की बातों के साथ साथ ही लर्न करना जरूरी है, वरना जो बच्चे अटक अटक के बैठे हुए हैं ना, उनसे पूछना, ऑडिट रुला देता है भयंकर तरीके से, क्योंकि याद ही नहीं होते क्वेश्चंस। अगर चैप्टर याद हो गया तो ये समझ नहीं आता क्वेश्चन बनेगा कैसे। किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना, अभी कल परसों मॉक टेस्ट देने आने वाले ऑडिट का। हाँ, पता नहीं कल है या परसों है तो सही, 1 या 2 तारीख को है, पता नहीं, कुछ है तो सही उनका मॉक टेस्ट, 1 को है। हाँ, पूछना ऑडिट और EIS वो तुम्हें समझा देंगे। स्नैप बन गई मैडम? देख रही थी, बना रही थी तो? अच्छा, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं हम। ये पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को जोश चढ़ता है ना। हाँ, @boring audit class, @sleepy audit class, हैशटैग है ना। तो देखो ऑडिट क्लास स्ट्राइक बना बना के ट्रेंड कर दो तुम लोग। अब हमारे पास में एक वर्ड टॉपिक दे रखा है, स्कोप ऑफ ऑडिट।
स्कोप मतलब होता है दायरा। क्या होता है स्कोप? दायरा। और इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। एस्पेक्ट का मतलब होता है एरिया। हम लोगों के पास ना ये स्कोप मतलब दायरा एक चैप्टर पढ़ के समझ में नहीं आएगा, तो तुम पूरे 13 चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तब समझ में आएगा दायरा क्या है ऑडिटर का। और हाँ, सिर्फ 13 चैप्टर है ऑडिट में। बस 13 चैप्टर ही तो है। अगर ऐसे रखोगे ना कि बस 13 चैप्टर ही है तो थोड़ा हल्का लगेगा। 13 चैप्टर ही है तो ऑडिट में भी पढ़ ही नहीं पाओगे। समझ में आया ना? हाँ, जैसे तुम लोग ऐसे नहीं करते, 3 सीजन है तो थे उस वेब सीरीज में, देख लेंगे ये तो। और जब 3 सीजन ही तो है कर दो तो वो देखे नहीं जाते। जैसे 13 चैप्टर ही तो है, हो जाएगा। दो आ जाएगा इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट आने लाने से आता है। इंटरेस्ट जब बनाओगे अपने आप आएगा। ये नहीं कोई और लेकर नहीं आएगा तुम्हारे लिए इंटरेस्ट, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, संडे को छुट्टी नहीं है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी। अरे उन बच्चों की जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक की। अरे टेंशन मत ले, मेरे ख्याल से मैं 4 या 5 क्लासेस में ही आई थी, फिर तो मैं छुट्टी पे चली गई थी। तो ज्यादा जिन बच्चों ने 27 को ज्वाइन किया है ना, मेरे सब्जेक्ट तुमने कुछ खास मिस नहीं किया। मैं खुद छुट्टी पर थी, मैं 14 तारीख के बाद आई थिंक क्लास नहीं आई थी। हाँ, तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही छुट्टी थी। मतलब मैम तो वैसे दिखी तो कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। कुल्लू मनाली लैंडस्लाइड हो रहा था, कुल्लू मनाली गई थी मैं। चलो आगे पढ़ो। तो ये स्कोप का टॉपिक हम लोग कब करेंगे? 13 चैप्टर्स के बाद। वो सही बात बोला, 13 चैप्टर्स के बाद करेंगे। ये पूरा स्कोप तभी समझ में आएगा, वरना तुम बोल दोगे मैम 7th पॉइंट में क्या लिखा है नहीं समझ में आया। जब पहले चैप्टर डिटेल में पढ़कर आओगे फिर अपना आप टॉप पॉइंट्स याद करे हुए होंगे तुम्हारे। ऐसे जब ये एस्पेक्ट का टॉपिक है, ये है तुम्हारे एरिया की ऑडिट, मतलब ऑडिट है एरिया का। ये भी एरिया पूरा 13 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद कवर करेंगे। ये 2 टॉपिक मैंने तुम्हारे नोट्स में भी इसलिए नहीं डाले हुए हैं। हाँ, कि कौन कौन से एरिया में ऑडिट लगती है, कौन कौन से मैटर्स को चेक कर रहे हो, कौन कौन से मैटर है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, ये सब कुछ तुम धीरे 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 इन 13 चैप्टर्स में ही सीखोगे। तो ये 2 टॉपिक तो हम लोग पहले चैप्टर के साथ नहीं कर रहे हैं। तो उन 3 टॉपिक के बाद डायरेक्टली वी विल जंप टू पेज नंबर 7। हमने होल्ड पे रखे हैं, कटवाए नहीं है, ध्यान रखना कहीं कोई बच्चा टॉपिक ही काट के बैठ जाए। टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 इज ऑन होल्ड, जो मैं तुम्हें लास्ट में कवर करवाऊंगी। तो तुम्हारी इच्छा है, पेज फाड़ो, पेज जलाओ, जो करना है करो। अगला टॉपिक क्या? टाइप्स ऑफ ऑडिट। क्या है हमारे पास अगला टॉपिक? टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप की होती है? ऑडिट हमारे पास 2 तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम लोगों को ऑडिट 2 टाइप में डिवाइड कर रखे। कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं? 2। एक टाइप लिखा हुआ है कंपल्सरी और एक टाइप लिखा हुआ है वॉलेंट्री। कंपल्सरी मतलब आवश्यकता, आवश्यक मतलब करना ही करना है, और वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। अभी इच्छा से करना और जरूरी करना में क्या है? तुम लोगों ने टैक्स में शायद सुना होगा कि अगर तुम्हारा 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो तुम्हें टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, जीएसटी में भी ऑडिट करवाने की लिमिट दे रखी है, कॉस्ट में भी ऑडिट करवाने की लिमिट है, कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट करवाने की लिमिट है।
अगर तुमने ये लिमिट्स को क्रॉस किया तो तुम्हें ऑडिट करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी, इच्छा वाली बात ही नहीं है। तो जब किसी स्पेसिफाइड लॉ ने बोल दिया या किसी स्पेसिफाइड एक्ट ने बोल दिया कि तुम्हें ऑडिट करानी पड़ेगी, तो तुम्हें ऑडिट करानी पड़ेगी, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एमडी हूं, अगर इंश्योरेंस एक्ट ने बोल दिया कि इस इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट होगी तो होगी ही होगी। मतलब अगर आपके ऊपर लगने वाले एक्ट के अंदर ये ऑडिट की बात आ गई है तो आपकी ऑडिट होगी ही होगी। फिर है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। इसमें आते हैं HUF, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल्स। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है इसका हिंदी में मतलब? आई मस्ट वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तुम्हें भी यही सही लगता होगा? वही लगता है, चल कोई नहीं। आपको पता है इंडियंस की हालत पता है कहाँ पे, मैं बताऊँ? ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी, वी आर समवेयर इन बिटवीन। हमारी ना इंग्लिश परफेक्ट, बिकॉज हमारी ग्रामर कभी भी 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती, बेसिक सबके हिले पड़े हैं। और हिंदी के अंदर हमें मात्राएं आती ही नहीं है, छोटी, या ये मुझे समझाया था मेरी हिंदी की टीचर ने। हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई बात बतानी होती है ना तब छोटी की आती है, उसने ऐसा कहा कि, और उसके अलावा में हमेशा बड़ी वाली की आती है। ये ना मेरी हिंदी वाली मैम ने 8th क्लास में बताया था, तब से मेरे को याद है ये वाली। सीबीएसई, सीबीएसई से ही हूँ मैं भी, सीबीएसई में बताई गई थी ये बात। हाँ, हमारी हिंदी की टीचर बहुत अच्छी थी, उसने हमें ना मैं के ऊपर ना वो मात्रा लगाने वाला सिस्टम भी बताया था। सॉरी, बिंदी, बिंदी, ये बिंदी कब आएगा और कब नहीं आएगा, इसमें भी ये चीज होती थी। हाँ भाई, हर जगह करते हैं, करते करते सीबीएसई में भी करते थे। चलो ऑडिट पे आ जाओ, वरना मेरी सारा टैलेंट नहीं दिख जाएगा तुम्हें हिंदी का। अब सुनो, HUF या सोल प्रोप्राइटर्स, या फिर हम इसमें बोल रहे हैं तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म, ये लोगों के ऊपर ऑडिट कराने की कोई खास लिमिट नहीं है, ये अपनी इच्छा से ऑडिट करवाते हैं। मानो इनका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं किया, फिर भी ऑडिट करवा रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने बोला कि मैं तुम्हें ग्रांट या लाइसेंस सिर्फ तभी दूंगा जब तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, ऑडिटेड होंगे, तो इन्हें ऑडिट करवानी पड़ गई। तो इनके ऊपर ऑडिट करवाना इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, बहुत ज़रूरी नहीं है, ये अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशन से, अपने फायदे के लिए ऑडिट करवाते हैं। और वो फायदा क्या है? लोन लेने के लिए, कोई ग्रांट लेने के लिए, एंसर या लाइसेंस लेने के लिए, इन सब के पर्पस के लिए ये लोग ऑडिट करवाते हैं। तो जब ऑडिट इस पर्पस के साथ हो रही है तब हम उसे कौन सी ऑडिट बोलते हैं? वॉलंटरी ऑडिट। और जब आप ऑडिट इसलिए करवा रहे हो क्योंकि लॉ ने बोला है कि ऑडिट करवानी ही करवानी है, तो वो कौन सी ऑडिट होती है? क्लियर है बात? पक्का? या तो तुम लोग नोट्स की फोटोकॉपी करा लो या तुम लोग बुक की फोटोकॉपी करा लो। तुम लोग खाली से प्रवचन सुनने के लिए बैठे होते हो ना, मुझे भी अजीब लगता है, ना कहीं कुछ मार्क कर रहे होते हो ना कुछ कर रहे होते हो। बुक तो आ जाएगी, नोट्स की सजेशन करवानी ही पड़ेगी, सीधा खर्चा नोट्स पे ही करो। असली सी है क्या? सिंपल सा लॉजिक है कि बुक तो आज नहीं तो कल आएगी, नोट्स तुम आज नहीं तो नवंबर में फोटोकॉपी करवाओगे, करवाओगे तो सही, वो तेरी इच्छा है। या कोई एक बच्चा प्रिंट आउट निकलवा लेना,
बाकी उसकी फोटोकॉपी करवा लेना। ये प्रिंट PDF का प्रिंट आउट करवाने से 10 रुपए लगते हैं एक पेज का। 1 रुपए में हो जाते हैं। 50 पैसे में कहाँ से होते हैं पूछ लेना भाई। नहीं है, लाल कोठी में भी होता है भाई, डी मार्ट के पास में। लाल कोठी में डी मार्ट है, उसके पास में भी होता है। राजा पार्क तक जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम स्टार्ट से नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग कंसोलिडेशन क्लास में मैं पूछ लूंगी वैसे तो, पर मुझे ये बताया गया है कि जहां पे GI 7A को छोड़ा था, लेवल्स ऑफ, वहां से शुरू करवाना है कंसोलिडेशन में। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट इज नॉट ऑब्लिगेटरी क्लास, ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ऑडिट को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, जो कंपलसरी हो जाता है, और वॉलंटरी ऑडिट जो आप अपनी इच्छा से करवाते हो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है ऑडिट करवाने की अंडर द लॉ, चाहे कंपनीज एक्ट पे जब कंपनी लगता है, बैंकिंग एक्ट पे जब बैंकिंग एक्ट लग रहा है, या किसी भी ऐसी बॉडी पर जब उनका एक्ट बोल रहा है कि ऑडिट करवाओ, तब आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। सरल भाषा में कहा जाए, अगर आपके ऊपर लॉ स्पेसिफाइड है तब आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। वॉलंटरी ऑडिट में कौन आता है? प्रोप्राइटरी, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म, HUF, इनके ऊपर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैनी ऑफ सच इंटरनल रूल के लिए ऑडिट करवाते हैं। ये ऑडिट करवाते हैं ताकि इन्हें ग्रांट मिल सके, लोन मिल सके, मतलब ये ऑडिट करवा रहे हैं सिर्फ अपने खुद के एडवांटेज के लिए। समझ में आया? अपने फायदे के लिए जब ये ऑडिट करवाते हैं तो इसको हम कौन सी ऑडिट बोलते हैं? वॉलंटरी ऑडिट। तो ऑडिट कितने टाइप की है? 2। पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? वॉलंटरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट में कौन सी ऑडिट? जब तुम्हारा स्पेसिफाइड है किसके अंदर? बाय द लॉ। जब लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया तो ये ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ये वाली ऑडिट HUF वगैरह पे है, इट इज नॉट लीगली बाउंडेड। आप करवा रहे हो अपनी खुद की इच्छा से, खुद के फायदे के लिए। पक्का क्लियर है? पक्का? लॉ रिक्वायर्ड अंडर लॉ, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। यहां तक की बातें क्लियर? टॉपिक नंबर 5 हमने कवर कर लिया था। पक्का? इतना ही दे रखा है भाई बुक में भी। वो अब बाद में कुछ और ऐसे सिंपल समझा रखा है उसी वाली बात को, जहां तक का हमने बताया से उतना ही करना है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। पेज नंबर 10 पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम लोग अपनी बुक में देखो, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन दे रखा है। बड़ा 11 पे होगा तुम्हारी बुक में या 9 पे होगा? 10 पे ही दे रखा है। क्या सही है? ओके, पढ़ लिया? हम लोग ऐसे 200 पढ़ रहे थे, अब ऐसे 200 में एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आधा घंटा निकल जाएगा। कोई नहीं, जितना निकलता है उतना देखते हैं। आज तो मैंने तुम्हें ब्रेक भी दिया है, खुश हो जाओ।
विकास सर तो डॉट टाइम पर क्लास, वो आकर बोलते कि मैम जाओ, इससे अच्छा है तुम खुद ही चले जाओ। मतलब विकास सर इज ओनली फैकल्टी जिसके लिए टीचर बच्चे बोलते हैं कि मैम सर ऑफ ही नहीं लेते, पूरा सेशन निकल जाता है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि सर नहीं आए। मजाक में सीरियसली नहीं लेते। हाँ बिल्कुल डॉट टाइम पे आते हैं ये दो टीचर्स तो। पता है मुझे, इसीलिए इसीलिए मैं सोचती तो मैं 5-10 मिनट दे दिए जाए, तो मैं इसलिए 6-10 पे क्लास में आती हूँ, सॉरी 4-10 पे। मैंने कहा तुम लोग वैसे ही थोड़ा, और बाकी टीचर्स नहीं तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ उनके हिस्से की, फिर तुम्हें लगना नहीं चाहिए ना सारे टीचर्स आते हैं रोज, तो लगना चाहिए हाँ कोई तो नहीं आ रहा। मतलब कितना सोचना पड़ता है बच्चों के लिए, और छुट्टी लो फिर। चलो पढ़ाई करो। क्या मैं जब सीए कर रही थी ना तो मेरे क्लासेस लेने का तरीका सोच भी नहीं पाओगे मैंने कैसे क्लासेस लेती थी। मैं सुबह 6:30 की क्लास में मैं 8 बजे तो पहुंच जाती थी। हाँ तभी तो, जो गलतियां हमने करी है तुम मत करो। तो भाई बाद में सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है जो बहुत खतरनाक होती है। मेरी सुबह सुबह 6:30 बजे कॉस्टिंग की क्लास होती थी, 6:30 से 10:30 होती थी। हमारे क्लास वैसे नहीं होती थी तुम्हारी तरह कि एक ही जगह पे पूरा दिन बैठ के क्लास ले रहे हो, खाली इतने कम बच्चों में, वो भी हम ऑडिटोरियम्स में क्लासेस लेते थे, ऑडिटोरियम्स में जहाँ पे कम से कम 500-600 बच्चे बैठकर एक साथ क्लास लेते थे। हैं आर के मेहता, आर के मेहता सर, सर्च करना आज भी पढ़ाते हैं शायद। इनकी क्लास लगती है दिल्ली में आईटीओ पर, मैं दिल्ली में ही थी, मेरे को जयपुर आए हुए 3 साल ही हुए हैं, मैं दिल्ली में ही थी। इनके कोई कोचिंग नहीं होते थे, ये टीचर्स ना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं। भाई तुम लोग बैठ भी नहीं सकते 4-4 घंटे एक ही क्लास में, जहाँ पता है ब्रेक सिर्फ 10 या 15 मिनट का मिलता है 4 घंटे की क्लास के बीच में। पवन सर ब्रेक देते मुझे पता है, पवन सर नहीं ब्रेक देते 2 घंटे की क्लास में। सब पता है मुझे। चलो पढ़ाई करो, तुमने ऑलरेडी 3-4 मिनट निकाल दिए। क्या हो गया, आप पढ़ लो भाई पढ़ लो। इनहेर वो तो सो गया पीछे, उठ जाओ उठ जाओ। मतलब ही इज लाइक मैं पढ़ाई तो फिर भी कर लेते, इनकी बातें नहीं सुननी मेरे को। पावर नैप ले रहा है वो, सही बात है। ओके इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, व्हाट इज इनहेरेंट? तू ले ले, मैं रिकॉर्डेड देख लियो। इनहेरेंट का मतलब विरासत में, इनहेरिटेंस इनहेरेंट से आया है। इनहेरेंट का मतलब है जो चीज चलती जा रही है, विरासत जैसे उसने बोला, इसे तुम लोग इन बिल्ट भी बोल सकते हो, जो रहता ही रहता है, हटता। जैसे फोन खरीदे तो कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट आती है जिसे तो अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, दिक्कत देती है ना, जो अनइंस्टॉल नहीं हो सकती, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट होना। अब तुम्हारी ऑडिट में पहले से ही लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशन तुम हटा नहीं सकते,
मतलब तुम जो ऑडिट कर रहे हो उसमें लिमिटेशंस हैं। क्यों? जिस लिमिटेशन की वजह से मैं अपना ओपिनियन कैसे दे रही हूँ, इन लिमिटेशंस की वजह से तुम किसी भी बात को 100% नहीं बोलते, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस। तुम 100% नहीं कह सकते कोई चीज सही है या गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद ऑडिटर को ही बातें 100% नहीं पता। एक बात सोचो, मैनेजमेंट के ऊपर ना एक लीगल केस चल रहा था कंपनी पे। अगर कंपनी वो केस हारती है तो कंपनी को 50 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, और कंपनी के केस हारने के जो चांसेस हैं वो 70% है। ऐसे केस में मुझे कंटीजेंट लायबिलिटी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए 70 लाख रुपए का, तो फिर 50 लाख रुपए का। ये बात कंपनी ने अपने ऑडिटर को बताया ही नहीं। ठीक है, अब ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, अगले साल कंपनी केस हार गई। अब फिर आके अगर ऑडिटर से पूछेगा, कंपनी तो केस हार गई, तुमने तो बताया ही नहीं था, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं थी, तुम कर क्या रहे थे? ऑडिटर बोलेगा भाई नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दी है। समझ में आई बात? मैंने 100% नहीं बताया, और ये 100% वो इसलिए नहीं बताता कि मैनेजमेंट भी कभी कभी कुछ बातें जानबूझकर बताती ही नहीं है। अब उसको कोई सपना तो नहीं आएगा ना कि केस चल रहा है, समझ में आई मेरी बात? तो इस वजह से हम लोग क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इसी वजह से ऑडिटर कभी भी मिस स्टेटमेंट को 100% करेक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक शब्द लिखे हुए हैं, वो क्या है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑडिटर से उम्मीद नहीं की जाती और ना ही वो कर सकता है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट, ना तो कोई उम्मीद की जा रही है और ना ही वो कर सकता है। किस चीज को? रिस्क को रिड्यूस करना टू जीरो। किसी भी तरीके के रिस्क को वो जीरो तक रिड्यूस, आप सिर्फ और सिर्फ उसे मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। आप किसी भी चीज को जीरो के लेवल पर लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी ने फ्रॉड को छुपाने के लिए स्कीम्स भी लगा रखी होगी। अगर तुम घर पे झूठ बोलते हो कि मम्मी फलाने फलाने दोस्त के साथ था, तो उस दोस्त को प्रिपेयर करके रखते हो कि बाय चांस मम्मी का फोन आ गया तो यही यही बातें बोलनी है, तो मम्मी कितने भी प्रोसीजर्स लगा ले, मम्मी को सच नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर फ्रॉड किया है तो फ्रॉड को छुपाने के लिए आसपास एक सर्कल प्रिपेयर्ड है। वैसे ही जब मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड को छुपाने के लिए मैनेजमेंट ने भी सब कुछ तैयार करके रखा होगा। तुमने डेटर से पूछा क्या तुम्हारा बैलेंस 10,000, डेटर से पूछना कंफर्मेशन था, और कंफर्मेशन लेना एक तरीके का प्रोसीजर था। ये जो डेटर था ये मैनेजमेंट का रिलेटेड पार्टी था। रिलेटेड पार्टी मतलब कुछ ना कुछ, अब वो तो वही बोलेगा जो मैनेजमेंट ने बताया। अब तुम हद से हद क्या कर सकते हो? फोन करके पूछ ही तो सकते थे कि भाई बैलेंस ये है या नहीं है, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो भी झूठ बोल गया फिर तुम क्या कर लोगे? तो तुम्हारे काम पे ऑटोमेटिकली क्या है? एक तरीके की लिमिटेशन है। ऑडिट में लिमिटेशन होने की वजह से ही हम अपना ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल देते हैं, 100% या फिर एब्सोल्यूट हम बातों को, क्योंकि हमें खुद को ही चीजें कभी कभी एब्सोल्यूटली नहीं पता होती है। ये चीज तीन चीजों की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? ये तीन चीजों की, सॉरी चार चीजों की वजह से। चार है, टी आर पी अदर्स। क्या है? टी आर पी अदर्स। टी स्टैंड करता है टाइमलाइन के लिए, आर स्टैंड करता है रिपोर्टिंग के लिए, पी स्टैंड करता है प्रोसीजर के लिए, और अदर स्टैंड करता है अदर मैटर्स के लिए। हमारे पास चार हेडिंग है, अब इन चार हेडिंग को ध्यान से समझेंगे, जिन चार सिचुएशन की वजह से ऑडिटर कभी भी कोई भी बात 100% नहीं बोल सकता। पहली बात समझते हैं, रिपोर्टिंग। हेडिंग दे रखी है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, कौन बताएगा? मैनेजमेंट बनाता है। किसके हिसाब से? एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग का तरीका कहाँ लिखा था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। अब ना हमने दिखा रखा था प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 11th क्लास सीखा था प्रोविजन फॉर बेड डेट। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उस वक्त यही लगता था यार, ये प्रोविजन वाली चीज में दिक्कत हो जाती है ना? आज भी लगता है ना? लगनी भी चाहिए, थोड़ा खौफ बना रहना चाहिए सब्जेक्ट का, तभी ठीक लगता है वो सब्जेक्ट। प्रोविजन फॉर बेड डेट 5% पे बनाया, कहाँ लिखा होता है कि इतनी % पे बनेगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कहाँ लिखा हुआ है? जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या कहीं पे परसेंटेज बता रखा है, इसी परसेंटेज पे बनेगा? इसने कुछ बोला कि मार्केट के हिसाब से लगाया, ठीक है, तो मार्केट का क्या हिसाब है तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा अपना खुद का एजम्पशन है ये, तुम्हारा खुद का अपना क्या है, एस्टिमेशन है, अजम्पशन है ये। और ये अजम्पशन तो हर इंसान का अलग होगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया है वो तुम्हारा एस्टिमेटेड है। जब फिगर ही एस्टिमेटेड है तो तुम्हारा ओपिनियन कैसे एक्यूरेट हो सकता है? बात समझ में आई? डेप्रिसिएशन जो है तुमने कहा 10% पे मशीनरी हर साल डेप्रिशिएट करो, पर जरूरी है क्या हर साल मशीनरी 10% से ही डेप्रिशिएट हो रही है? किसी साल तुमने मशीन ज्यादा चलाई दिन रात तो मशीन ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, तो मतलब फिर भी 10% दिखाया, क्यों? एस्टिमेटेड है, 10% ही बोला हुआ है कि ये 10% से डेप्रिशिएट होती है। जब फिगर्स ही एस्टिमेटेड है तो ऑडिटर अपना ओपिनियन 100% कैसे दे सकता है? बात समझ में आई? इसमें वर्डिंग देखो क्या लिखा है, इन्होंने इस बात को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहली बात क्या बोली है इन्होंने? पहली बात इन्होंने ये बोली है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इन्वॉल्व कर रहा है अपनी जजमेंट को। जजमेंट का मतलब होता है अपने एस्टिमेशन को। तुम हर इंसान को अलग तरीके से जज करते हो ना, उस जज से बना है वर्ड जजमेंट। मैंने पूछा तुमने 5% क्यों लिया, मैनेजमेंट ने मुझे बोला क्या हुआ कि मैंने पिछले 2 सालों का ना प्रोविजन का एवरेज ले लिया, उसका जजमेंट था। किसी और कंपनी में ऑडिट करने गई, उसने बोला पिछले साल 5%, इस साल भी 5% ही होगा, तो मैंने इस हिसाब से ले लिया। कहीं और किसी मतलब कोविड आ रखा था तो मैंने 10% ले लिया, पिछले साल 5% था, इस साल कोविड है तो लोगों के पास पैसे हैं तो मैंने डबल ले लिया। हर किसी का अपनी जजमेंट है। तो मैनेजमेंट ने क्या यूज किया, अपना जजमेंट यूज किया, जिस जजमेंट की वजह से चीजें एक्यूरेट नहीं है। जब चीजें एक्यूरेट नहीं तो मैं भी एक्यूरेट डिसीजन, मेरा भी रीजनेबल है सर। वो रीजन क्या होगा? तो मैनेजमेंट ने 5% बोला, अपने भी कर दिया, तो हमने क्या बोला, रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम्स, मतलब डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिन आइटम को इन्वॉल्व किया जाता है सब्जेक्टिव डिसीजंस। अब देखो दो वर्ड होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आज तक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था, एमसीक्यू, और सब्जेक्टिव का मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर, जहाँ बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। ऑडिट में मतलब बदल गया, ऑडिट में सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने ओपिनियन से कोई डिसीजन ले रहे हो। मुझे लगा 10% होगा तो मैंने ले लिया, वो कौन सा डिसीजन होता है, सब्जेक्टिव। वैसे इसका नाम ऑब्जेक्टिव होता तो ज्यादा अच्छा लगता कि ऐसी कुछ भी ले रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी एमसीक्यू मार्क कर देते हो ना, वो वाला बात। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब कोई डिसीजन तुम लोग एविडेंस के बेसिस पे ले रहे हो। समझ में आए? मैनेजमेंट ने देखा, हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिन आइटम के लिए डिसीजन कौन से बेसिस पर होता है, सब्जेक्टिव।
प्लस इनको लेकर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हाई है। अनसर्टेनिटी मतलब होगा या नहीं होगा पता ही, अनसर्टेन यही होता है ना, होना या ना होना पता नहीं है। बेड डेट 5% होगा या नहीं होगा नहीं पता, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, समझ में आई बात। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको लेके कैसा डिसीजन होता है, सब्जेक्टिव, और जिनको लेके डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हाई होती है। क्लियर। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर क्या बोला हुआ है, पहला पॉइंट मैनेजमेंट क्या यूज करता है अपने, और दूसरा पॉइंट सब्जेक्टिव डिसीजन है और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मैनेजमेंट खुद जो रिपोर्ट बना रहा है वो 100% एक्यूरेट। तो जब रिपोर्ट ही एक्यूरेट नहीं तो डिसीजन ओपिनियन भी एक्यूरेट नहीं होगा। क्लियर। बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर क्लास करेंगे ओवर। नेचर ही फाइनेंसेस को रिपोर्ट करने का नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से हम एश्योरेंस 100% नहीं दे सकते। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑडिट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड, क्या लिखा है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑडिटर से उम्मीद और ना ही वो कर सकता है। लैंग्वेज समझें, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, उससे कोई उम्मीद नहीं करता और ना ही वो कर सकता है क्या, रिड्यूस करना रिस्क को टू द जीरो, वो जीरो तक रिस्क को रिड्यूस, और ना ही वो दे सकता है एब्सोल्यूट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है कहां से, मटेरियल, चाहे वो फ्रॉड से चाहे तो, मतलब तुमने देखा मटेरियल मिस स्टेटमेंट के साथ ड्यू टू फ्रॉड और एरर तो अटैच होगा ही, मिस स्टेटमेंट या तो फ्रॉड से या तो, लैंग्वेज पकड़ो, समझ में आई बात, कि जहां मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिखोगे वहां ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर तो आएगा ही आएगा, तो मिस स्टेटमेंट या तो फ्रॉड से वजह से या तो एरर की वजह से। लैंग्वेज के ही नंबर मिलेंगे, तुम्हें कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है और अगर तुमने लेमैन लैंग्वेज लिख दे तो अगले को कोई मतलब नहीं है तुम पास हो या फेल हो, उसे शीट चेक करने के पैसे मिल गए। हाँ हाँ, चतुरी बनना पड़ेगा कि बिना उसके डिग्री नहीं मिलेगी। अब सुनो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ नहीं आया होता पर वो ऐसा रट्टा मार के आंसर लिख के पास भी हो जाते हैं, वो भी जरूरी है जिंदगी में। लॉजिक के साथ डिग्री भी जरूरी है और इंडिया में सबसे पहले जरूरी है, इंडिया से बाहर भी जरूरी है, बिना डिग्री कोई नौकरी नहीं देता। सिर्फ कहने की बात है, इंडिया को सिर्फ बदनाम कर रखा है इस बात पर। अब सुनो अगला पॉइंट, दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारे पास में क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ये इनहेरेंट लिमिटेशन कुछ चीजों की वजह से अराइज हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्वॉल्व करता है जजमेंट बाय दी, और जब आप अप्लाई करते हो इसको इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ इन एडिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी हैं जो इन्वॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव डिसीजंस को या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे आप चीजों को इंटरप्रिटेट करते हो और इंटरप्रिटेशन हर चीज की अलग हो सकती है। क्लियर इतने सी बात, बचा हुआ टॉपिक कल की क्लास में देखेंगे। मतलब हम कल की क्लास में से क्या क्या सुनने वाले हैं, एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ ऑडिट, मिसलीडिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके आए। क्लियर है, क्यों होगा, अभी तो भाई 2 घंटे की क्लास रेगुलर लग रही है इसलिए लग रहा है, फिर हफ्ते में 3 दिन लगेगी तो बात तो वही है। हाँ देख, बुक का सारा कवर करवा रही हूँ, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, फिर चाहे एक दिन में 10 पेज हो या 4 पेज हो। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स? फ्रॉड वाला और एरर वाला किसका होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा? हिंदी वाले आ गए ना, बुक में सब समझ में आ रहे हैं बस।
हाँ, तुम अपने हिसाब से बता देना, मैं समझ जाऊंगी, उसकी टेंशन मत ले। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब एडवर्स वर्ड जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए है, गलतियों के लिए यूज हो रखा है, एरर्स के लिए। एरर फ्रॉड दोनों है भाई। मिसस्टेटमेंट या तो फ्रॉड की वजह से या तो एरर की वजह से, मिसस्टेटमेंट में दोनों चीजें आ जाती हैं। फ्रॉड जो जानबूझ के कर रहे हैं, एरर जो गलती से कर दिया। जैसे कि मैंने गलती से एंट्री करी इनवॉइस, अगर मैंने इनवॉइस अटैच कर रखा है फाइल और एंट्री नहीं करी तो गलती से